हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने हैं अपने सीपीओ की जो सीरीज़ थी 2019 के क्वेश्चंस के शॉर्ट सॉल्यूशंस की, उनको आगे बढ़ाते हुए आज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी सीजीएल पर। तो देखिए, जो आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर आ सकते हैं, और उसी की सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम पहला क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जो अभी रिसेंट में पूछा गया है और सीआई का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर आ सकता है। तो देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए सम ऑफ 50 अमाउंट्स टू रेट 72 हंड्रेड्स इन 8 years एट ए सर्टेन रेट % per annum इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 6550 इन 4 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं। 5,000 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,550 रुपये की धनराशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, जो कि चक्रवृद्धि होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले कि हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हिंदी मीडियम वाले एक बार देख लें कि जो प्रिंसिपल होता है उसको हम मूलधन बोलते हैं, और जो अमाउंट होता है उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। तो हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, और यहाँ टाइम होता है इज इक्वल टू अमाउंट होता है। तो अब देखिएगा, इसने हमको अमाउंट बता रखा है 7200 रुपये, और प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल इसने दिया हमको 5,000 रुपये, जो यहाँ से इसके नीचे चल जाएगा। यहाँ पे टाइम दिया है 8 साल। तो देखिए, यहाँ से अगर हम इनका रेशो निकालें तो ये 36/25 आ जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, इसने हमसे पूछा कि 4 साल में 6,550 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 4 साल में। तो देखिए, इसको हम 4 साल में अगर तोड़ सकते हैं तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 8 को 4 × 2। अगर 2 यहाँ पे है, इसकी पावर है, तो वहाँ जाके इनका रूट हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस R/100, 4 साल के लिए रेट कितनी आ जाएगी उसकी 6/5, वो अमाउंट हो जाएगी। इस तरह से अगर हम वो करेंगे, उसका मल्टीपल करेंगे इससे। अगर हमें इंटरेस्ट ही निकालना है तो देखिए कि 5 रुपये से 6 हो जा रहा है, तो अमाउंट बन जा रही है। अगर इंटरेस्ट देखें तो एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 1 बढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें, हमारे जो प्रिंसिपल कितना दे रखा उसने 6,550, उसका हमें बताना है 4 साल में इतना हो जाएगा। तो देखते हैं तो कितना हो जाएगा। ये इसको काटेंगे तो हम 1,310 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, let x be the least number divisible by 13 such that when x is divisible by 4, 5, 6, 7, 8 and 12, the remainder in each case is 2. The sum of the digits of x is। देखिए, मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन यदि x को 4, 5, 6, 7 और 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। तो हमें x जो संख्या है उसके अंकों का योग बताना है, सम बताना है, कितना जोड़ है। तो देखिएगा, देखिए दोस्तों, इसने बताई है कि जिस तरह 4, 5, 6, 7, 8 और 12 इनसे डिवाइड करने पर दो रिमाइंडर बचता है, 2 शेषफल बचता है। तो देखिए, और वो 13 से डिवाइड हो जा रही है वो संख्या। तो देखिए, हम पहले तो ये वो संख्या निकाल लेते हैं जो इनसे डिवाइड करते हैं और 2 रिमाइंडर बचता है। ऐसी संख्या हमको पता है कि इनका एलसीएम लेके हम निकाल सकते हैं। पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। 4 और 5, 6 को देखें तो 2 और 3, 6, 7 देखें तो 7, 8
4 दूनी 8 और 12 देखें तो 4 होती है 12, 4 5 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 12 7 84, 840। तो देखिए 840 इनका एलसीएम आ गया है यहाँ पे। ये 840 है, इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो फिर 2 शेषफल बचता जाएगा जब इन सभी से हम डिवाइड करेंगे तो। लेकिन हमें ये भी देखना होगा क्या वह 13 से विभाजित हो रही है, 13 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो देखिए इसमें 2 ऐड करने पर सबसे पहले हमको यहाँ से हमको इसको डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इसको 13 से हम डिवाइड करें। तो देखिए इसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो इन सभी से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, अब 2 शेषफल बचेगा हमारा। और ये अब देखते हैं कि 13 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो हमको इसे 13 से डिवाइड नहीं करेंगे, हमें अब ऑप्शन में जाना है। इसने ये बताया कि उस संख्या के अंकों का सम बताइएगा। तो इस संख्या के अंकों का सम देखते हैं हम कैसे कितना हो जा रहा है। 8 8 4 12 और 2 14। तो 14 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम इसको 13 से डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब 840 था हमारा, तो इसका हम 2 गुना करके देख लेते हैं। 2 गुना प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि इसका 2 गुना करेंगे तो भी इन सभी से वो डिवाइड हो जाएगी, और 2 ऐड कर देंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 8 16 1680। अगर 2 ऐड करेंगे तो 2 शेषफल बचाना हमें, तो 1682। अब देखिए हमको इसको 13 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसके डिजिट्स का सम देख लेते हैं जो ऑप्शन में मैच कर रहा है या नहीं। तो देखिए 8 और 2 10 और 6 16 और 1 17, 17 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमको इसको 13 से डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे इसका 3 गुना देख लेते हैं दोस्तों। 3 से इसको मल्टीपल कर देते हैं और 2 ऐड कर देते हैं, तो 3 ये आ जाएगा हमारा 12, 3 8 24 और 1 25, 120। तो ये तो एलसीएम आ गया इनका, जो इनसे डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 रिमाइंडर बचाना हमें तो 2 ऐड कर देंगे और देखते हैं ये 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। एक चीज़ देखिए इसमें, आप इनका सम देखना है हमें। तो पहले तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो 11 ऑप्शन में हमारे पास है, बिल्कुल है। तो अब इसको हम 13 से डिवाइड करके देख सकते हैं, या और भी इसको आगे बढ़कर हम अपना सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 13 एकम 13, तो बच गया हमारा 12 122, 13 में 117 और 5 52, 13 चौके 52। तो ये 13 से डिवाइड हो रही है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा 11। इसके सम देखेंगे हम, इस संख्या के अंकों का सम देखेंगे, डिजिट सम कितना हो रहा है 11, जो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। If a discount of 10% is allowed on the market price of an article, a shopkeeper gets a profit of 25%. If he offers a discount of 25% on the market price of the same article, then his percentage profit loss will be। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों, ये हमने पहले ही सीख चुके हैं। अगर कहीं पे भी डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात हो तो वहाँ पे हम एमपी और जो सीपी है, मार्क्ड प्राइस, और जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस, इनका रेशो हमेशा हम ले लेंगे। यहाँ पे हिंदी वाले देख लें एक बार। कॉस्ट प्राइस को हम लागत मूल्य बोलते हैं और मार्क्ड प्राइस को हम अंकित मूल्य बोलते हैं। तो देखिए जो डिस्काउंट होता है उसको 100 में से हम घटा देंगे और वहाँ सीपी के नीचे लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस के नीचे, तो ये 90 हो जाएगा। कब होगा, जब प्रॉफिट उसको कितना बताया इसने, 125% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 हो जाएगा। प्रॉफिट को हम 100 में ऐड कर देंगे, ये रेशो इनका आ जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस हो, मार्क्ड प्राइस के हमेशा वो बात कर रहा हो तो देखिए इनका रेशो निकालें तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं 18 और ये हो रहा है हमारा 25। देखिए इसको अपनी सहूलियत के लिए हम 4 से मल्टीपल कर सकते हैं, ये 100 हो सकता है। 4 से मल्टीपल, ये 72 हो जाएगा, 72 और ये 100 हो जाएगा। देखिए दोनों को हमने 4 से मल्टीपल कर दिया। अब इसने बोला है
कि यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है इस पे मॉर्क्ड प्राइस पे 25% का, तो 25% डिस्काउंट मीन्स 25 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेच रहा हो अब, सेलिंग प्राइस 75 हो गया और कॉस्ट प्राइस हमारा 72 है, लागत मूल्य 72 है। तो देखिए हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको 3 का किस पर, कॉस्ट प्राइस पर 72 पर। तो देखते हैं 1/24 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में देखेंगे तो ये हमारा 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 25/6 आ जाएगा, 4 से ही 1/6% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेशो ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3:1। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। हिंदी में देख लीजिए, एक लंबवर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 3:1 है। तो हमें बेलन का आयतन बताना है। देखिए दोस्तों, हमको ये पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो वक्र पृष्ठीय बोलते हैं, हिंदी वाले देख लें एक बार, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम वक्र पृष्ठीय बोलते हैं और टोटल सरफेस एरिया को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं और वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम देख लीजिए आप। इनका अगर रेशो ले लेते हैं हम, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। और वहीं बात करें अगर टोटल सरफेस एरिया का, तो ये होता है 2πr/r+h। और वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है हमारा πr²h। देखिए इसने हमें बताया है कि अगर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशो इसने हमें दे दिया कि 1:3 है। तो आप एक चीज़ देखिए, इसमें जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हम देखते हैं कि 2πr² और 2πr/h दोनों है इसमें। तो आप ये देखिए कि इसमें 2πr² तो यहाँ बन रहा है और 2πr के h से मल्टीपल करते हैं 2πr/h बनता है। 2πr/h मतलब जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर इसको हम तोड़ के देखें ऐसे, तो ये 2πr/h + 2πr² ये बनता है। तो देखिए कि 2πr/h की वैल्यू जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगी और 2πr² की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी, क्योंकि 1 तो 2πr/h होगा, तो 2πr² यूनिट में कितनी आ जाएगी, 2। अगर πr² की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, πr² 1, क्योंकि 2πr² = 2 था तो πr² 1 हो जाएगा। यहाँ से हमको ये पता है कि πr² हमारे पास ये है तो ये 1 आ जाएगा। इनके साथ में रेशो अगर हम देखें तो ये 1 हो जाएगा। और दूसरी ओर बात करें अगर, तो देखिए ये था कि 2πr/r+h। देखिए 2πr/h हमारा जब 1 है तो 2πr/h यहाँ भी था और 2πr² और था। तो देखिए ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो आप यहाँ देखिए 2πr/h और πr²h इक्वल है। तो इसका हम देख सकते हैं कि पाई से पाई कैंसिल, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको ऐसे इनका रेशो निकाल सकते हैं। 2πr से 2πr कैंसिल, h और r+h। देखिए h जब 1 है तो यहाँ से देखेंगे हम, h 1 होगी तो r कितना हो जाएगा, 2। इट मीन्स जो r है वो हाइट का 2 गुना है हमारा। और यहाँ से देखिए इसने इसका बताया कि 3 जो यूनिट है इसकी वैल्यू 1848 दे रखी है टोटल सरफेस एरिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 616 आ जाएगी जो 1 यूनिट है। और इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे 1 यूनिट और h और है हाइट साथ में। तो देखिए πr² की वैल्यू जब हमारे पास 22/7, r² की वैल्यू हमारे पास 616 उसने दे रखी है। तो 11 से हम 22 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाएगा। और r की वैल्यू देखें तो हम 7 दूनी 14 आ जाएगा। और हाइट हमें पता है कि हाफ है
जो रेडियस के, तो यहाँ से इसको 7 से मल्टीपल कर देंगे, हाइट रख देंगे, तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 16 7 112, 6 7 42 और 1 43, 4312 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं वैसे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। The lengths of the parallel sides of a trapezium are 51 centimeter and 21 centimeter, and that of each of the other two sides is 39 centimeter. What is the area of the trapezium? देखिए एक समलंब चतुर्भुज दे दिया उसने, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई हमें बताई है कि 51 और 21 सेंटीमीटर है, और अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 39 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का एरिया बताना है। हमको उसने ट्रेपेजियम एक समलंब चतुर्भुज दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसने बताया कि जो पैरेलल साइड्स हैं, जो समानांतर भुजाएं हैं, उनकी लेंथ दे रखी उसने 51 और 21 सेंटीमीटर। ये 21 है तो ये 51 हो जाएगी, और जो दोनों साइड बच गई वो 39 सेंटीमीटर उसने हमें गिवन है। तो जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो 1/2 हाइट और जो पैरेलल साइड होती है उनका सम होता है। तो आप एक चीज़ देखिए, हमारे पास हमको यहाँ से हाइट निकालनी पड़ेगी। पैरेलल साइड्स का सम कितना है हमारा 72। तो देखिए हाइट निकालते हम, जो ये पैरेलल साइड है इसके पैरेलल ही हम खींच लेते हैं, एक जो ये है इसके पैरेलल खींच लेते हैं, इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये 21 है तो ये भी 21 हो जाएगी, जब ये 39 है तो ये भी 39 हो जाएगी। तो यहाँ से ये पूरी 51 थी तो ये 21 हो गई, तो ये 30 बच जाएगी हमारी। तो देखिएगा इक्विलेट जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, उसमें देखिए जब दो साइड से इक्वल होती हैं और सामने वाली साइड अगर मीडियन डाल देते हैं वो परपेंडिकुलर होती है उस पर, और मीडियन होती है तो वो परपेंडिकुलर भी वही होती है। तो देखिए इस पर अगर हम मीडियन खींचें तो ये 15 हो जाएगी, और ये 15 और ये परपेंडिकुलर भी होगा, जो ट्रेपेजियम की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, हाइट निकालनी हमें। तो देखिए इसको हम 3 कॉमन ले लेते हैं दोनों से, ये 13 बच जाएगा और ये 5, तो 13 5 और 12 का होता है, और 3 कॉमन लिया था 12 3 36, तो हाइट हमारी 36 हो जाएगी। हाइट की जगह अगर हम 36 लिख देते हैं और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 36 का स्क्वायर 1296 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। देखिए A is 40% more than B and B is 60% less than C. If C is 60% more than D, then which of the following is true? ये बताया कि A B से 40% अधिक है और B C से 60% कम है। यदि C D से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए बी और सी और डी। तो देखिए दोस्तों, इसने बताया कि ए बी से 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब 140 और 100 रेशो देखें तो 7:5। ए अगर 7 है तो बी 5 है। दूसरी ओर देखते हैं, इसने बताया कि बी सी से 60% कम है। 60% मतलब 40/100 2/5। अगर बी 2 है तो सी कितना है 5 है।
और इसको हम देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको सेम कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीपल कर लेते हैं, इसको 5 से मल्टीपल, तो ये भी 5 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा सी। और इसको 2 से करेंगे तो ये 10, और इसको भी 2 से करेंगे फिर तो ये 14 हो जाएगा। आगे इसने बताया है कि सी डी से 60% अधिक है। 60% 160 और 100 का रेशो, तो ये आ जाएगा 8/5। अगर सी 8 है तो डी 5 है। तो आप देखिए यहाँ पे 25 है सी, यहाँ पे 8 है, तो इसको हम दोनों जगह कॉमन करेंगे। इसको 25 से मल्टीपल करेंगे, इसको 25 से, तो डी 125 हो जाएगा हमारा। तो ये 8 से मल्टीपल करेंगे, सभी को करेंगे फिर, तो ये 80 हो जाएगा, और ये 112 हो जाएगा, और हमारा ये हो जाएगा 200। तो देखिए अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन देखते हैं हम, डी ए से 10.4% अधिक है। किससे अधिक है? ए से 10.4%। तो देखते हैं हम ए का 10% देखते हैं तो कितना आ रहा है। ए का 10% तो 11.2 हो रहा है, और 0.4% की और बात करें तो 412 चौक 48, 448, 0.448 और अगर 0.448 और देखें तो ये इतना कम है डी से। लेकिन एक्चुअल में देखें तो 13 कम है, लेकिन ये 13 के नज़दीक नहीं है, 13 से कम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, ए सी से 54% कम है। किससे कम है? सी से। ए सी से कम है, तो सी से कम है तो सी का 54% कितना हो गया? 108। अगर एक तो देखें तो कितना कम हो रहा है, यहाँ पे ये 88 कम हो रहा है, न कि 108। तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन की बात करें तो बी डी से 36% कम है। जो बी है ये डी से 36% कम है। तो 36% की बात करें तो देखिए 25 5 और 25 चौके 100, जो 100 है उसको हमने काट लिया 4, और 4 से 9, 9 5 45, 45 कम है। बी है वो डी से 45 कम है। तो देखते हैं तो 45 ही कम आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ये राइट circular cone of largest volume is cut out from a solid wooden hemisphere. The remaining material is what percentage of the volume of the original hemisphere? एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाला एक लंबवर्तीय शंकु काट कर निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया में शेष बची लकड़ी मूल अर्धगोले के आयतन की कितने प्रतिशत है? देखिए जो एक हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, उसमें से एक शंकु काट लिया जाता है। कौन जो सर्कुलर कौन होता है वो काट लिया जाता है इसमें से। जिस तरह ये हेमिस्फीयर है और इसमें से एक उसने ये बताया कि सर्कुलर कोन है वो काट लिया जाता है। तो आप देखिए उसने ये बताया कि मैक्सिमम साइज का जो कोन शंकु है वो काट लिया जाता है इसमें से। तो इस टाइप में एक शंकु से नीचे से इसमें से उसने काट लिया है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, उसने ये बताया जो बच गया, जो हमारा जो शंकु निकालने के बाद, जो कोण निकालने के बाद उसमें जो भी वॉल्यूम बच जाता है वो इसने पूछा कि जो पूरा जो ये हेमिस्फीयर है इसके वॉल्यूम का कितना प्रतिशत है। तो आप एक चीज़ देखिए, हम देखते हैं कि हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम होता है कितना, 2/3 पाई आर की। तो आप ये देखिए जो शंकु कोण होता है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक चीज़ देखिए कि जो इसमें एच है वहीं तो आर है, यही आर है, और जो हेमिस्फीयर की ये भी आर ही है, जो शंकु की जो कोण है उसकी हाइट है। तो ये इसको एच अगर मल्टीपल करेंगे तो r³ हो जाएगा। अगर इनका हम रेशो निकालें तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, पाई r³ से पाई r³ कैंसिल, 2:1। तो आप एक चीज़ देखिए, जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम 2 था, तो उसमें से उसने एक कोण जो शंकु निकाल लिया है उसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम का शंकु निकाल लिया है। तो आप ये देखिए
जो उसका बच गया वॉल्यूम कितना बच गया, 2 में से 1 निकाल लिया तो 1 बच गया। तो हमें प्रतिशत बताना है परसेंटेज में कि कितना था जो पहले का है वो कितना बचा है पहले वाले का। तो देखिए 1 बच गया है, जो पहले वाला 2 था उसका, तो प्रतिशत में देखेंगे तो ये 50% बच गया है। रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50%। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इन ट्रायंगल ABC C is 90 degree and D is a point on CB such that AD is the bisector of angle A if AC is equal to 5 cm and BC is equal to 12 cm, then what is the length of AD। जो ABC एक ट्रायंगल है उसमें C उसने 90 डिग्री बता दिया हमको, और जो D एक बिंदु है किस पर, CB पर, जो कि AD है वो A का एंगल A है उसका समद्विभाजक है, और AC उसने बताया 5 सेंटीमीटर और BC वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमें AD की लेंथ बतानी है। तो देखिए दोस्तों, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो C पर 90 डिग्री पर है, C 90 डिग्री और ABC। तो इसने बताया कि D जो CB पर एक बिंदु है वो एंगल का A एंगल जो है उसका एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, और उसने बताया कि AC है वो 5 सेंटीमीटर और जो BC है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये एंगल बाइसेक्टर है। तो हमको ये पता है कि जो किसी भी ट्रायंगल में देखिए दोस्तों एंगल बाइसेक्टर होता है, जिस तरह ये A और ये B और ये C मान लिया अगर हमने, ये एंगल बाइसेक्टर होती है, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर ये 5 है और ये 7 है तो नीचे वाली साइड इसका भी रेशो 5 और 7 हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है। तो आप एक चीज़ देखिए, इसमें जो नीचे वाली साइड है इनका भी रेशो 5 और 13 हो जाएगा। तो अब टोटल हमको पता है 12। तो आप एक चीज़ देखिए, इसमें जो 18 की वैल्यू है वो 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 6 दूनी 12 2/3, और 5 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10/3। तो यहाँ से ये 10/3 आ गई। तो ये चीज़ देखिए, इसने AD पूछा है, AD की लेंथ पूछी है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 100/9 इसका स्क्वायर कर देंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें। तो देखिए 225 और 325/9, तो इसको हम देखते हैं 25 से डिवाइड हो रही है 25, और 15 का मल्टीपल 325 होता है। तो यहाँ से 25 से डिवाइड करें, 25 से कम 25 और 25 से 75 13 आएगा, सॉरी, तो 5√13/3 आ जाएगा, जो C ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, देखिए इफ द 5 डिजिट नंबर 538xy divisible by 3, 7 and 11 then the value of x square plus y square is। यदि 5 अंकों वाली संख्या 5, 3, 8 xy 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसने बताया कि ये 5, 3, 8 x और y ये कोई संख्या है, ये इसने बताया कि ये नंबर 3, 7 और 11 से डिवाइड होता है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम ऑप्शन की तरफ चलें तो इसमें ऑप्शन देखें हम, तो देखिए 10 पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम 10, और स्क्वायर की बात की है इसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 10 लें तो इसका मतलब ये 3 और 1 हो सकता है और रूट में हो नहीं सकता। तो देखिए अगर इसको हम 3 और 1 मान लेते हैं और ये संख्या बन जाती है अगर, तो वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, और 3 से डिवाइड होने के लिए उसका डिजिट सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका डिजिट सम देख लेते हैं, 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 3 19, तो ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, 10 तो होगा नहीं।
अगर बी ऑप्शन की बात करें हम 17, तो ये देखिएगा 17 हो सकता है 4 और 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, और किसी का स्क्वायर करते हैं ऐसे तो नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ देखिए इसमें, अगर हम इसको 4 और 1 मान लेते हैं, और ये देखिए इनका सम कितना हो रखा है, 5 और 3 8 और 8 16, और एक्स वाई अगर 5 आ जाएंगे तो 21 जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें ये भी देखना है वो 11 से भी डिवाइड हो रही या नहीं। और 11 से डिवाइड होने के लिए किसी भी संख्या के जो अल्टरनेट डिजिट हैं, जिस तरह ये 5 और 8 और ये, इनका सम और जो बच गए अल्टरनेट डिजिट हैं उनका सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए इनका सम देख लेते हैं। अगर हम इसको 4 मान ले और इसको 1 मान लेते हैं, 5 और 8 13, 13 और 1 14, तो ये देखते हैं हम 3 और 4 7, 14 में से जब 7 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 नहीं हो रहा है। अगर इसको हम नंबर को अगर उल्टा कर देते हैं तो देखिए 5 और 8 13 और 4 17, 3 और 1 4, 17 में से अगर 4 घटा देंगे हम तो कितना 13 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो दोस्तों अगला ऑप्शन देखते हैं हम 25। तो 25 होता है हमारा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो अगर इनको हम 3 और 4 मान लेते हैं दोस्तों, तो ये देखिए इनका सम ही 5 और 3 8 और 8 16 और 7 23 हो रहा है। तो 23 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 13 आ गए हमारा, 2 और 3 ऑप्शन अकेले यहीं बचा और यहीं इसका आंसर हो जाएगा। और एक बार इसको पुट भी करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर इनको हम 2 और 3 मान लेते हैं, 16 और 5 21 हो गया, जो 3 से डिवाइड हो रही है। तो इनका 11 से डिवाइड के लिए देख लेते हैं एक बार। 5 8 और 5 13, 13 और 3 16, 3 और 2 5, 16 में से जब 5 घटाएंगे तो 11 आएगा और ये 11 से डिवाइड होगा। तो हमारा यही आंसर इसका, और यही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 6 अंकों की कोई भी संख्या होती है जो डबल डबल लिखी जाती है, वो 7 11 13 1001 से हमेशा डिवाइड होगी। लेकिन ये 5 अंकों की उसने संख्या दी थी हमें, न कि 6 अंकों की। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। If A is equal to 500, B is equal to 502, C is equal to 504, then the value of A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. A cube plus B cube plus C cube माइनस 3ABC, इनको हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर फॉर्मूले तोड़ें तो A प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर, या इसको हम यहाँ से भी और छोटा कर सकते हैं, A प्लस बी इसका होल स्क्वायर, सॉरी A माइनस बी का होल स्क्वायर, B माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस C माइनस ए इसका होल स्क्वायर, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए A माइनस बी, ए का हमको पता है कि 502 है, 500 है, और B 502 है। उनका डिफरेंस देखें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस B माइनस सी, 502 और 504 का डिफरेंस देखें तो 2 का स्क्वायर 4, और ये देखिए 504 और 500 का डिफरेंस देखें तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 20 और 4 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। A प्लस बी प्लस सी देखना हमें। देखिए 500 500 3 बार है 1500, और 4 और 2 6, 1506, और इसको हम अगर 12 से मल्टीपल करेंगे लास्ट में 72 आना चाहिए। तो 72 हमारा 72 एक ही ऑप्शन में है, जो सी ऑप्शन है इसका, वो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹10,500 at X% per annum at simple interest and a sum of ₹3,500 at X plus 2% per annum at simple interest. If the total interest earned on both the investments for 3 years is 7,650 rupees, then the rate of interest on the first investment is।
एक व्यक्ति ने 10,500 रुपये की धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और 13,500 रुपये की धनराशि है वो x+2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज उसको मिला है 7,650 रुपये, तो हमें पहले निवेश पर ब्याज की दर बतानी है। तो दोस्तों देखिए, इसने जो दूसरा इन्वेस्टमेंट किया है 10,500 रुपये का, 13,500 रुपये का, और पहला जो इन्वेस्टमेंट था उसका 10,500 रुपये, ये था उसका x% पर रेट पर, और दूसरा था ये x+2% रेट पर, और उसको 3 साल में ब्याज मिल रहा है 7,650। इंटरेस्ट उसका 3 साल में कितना मिला है 7,650। हम 1 साल में देख लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो यह आ जाएगा 25/5 2,550 आ जाएगा। 7,650 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का ब्याज इतना आ गया। तो आप एक चीज़ देखिए, उसने जब x% पे यहाँ दिया है, x% पे यहाँ दिया है, तो यहाँ पे 2% और एक्स्ट्रा है बस। तो हम ये देख लेते हैं इस पे 2% एक्स्ट्रा बन रहा है, 1 साल में कितना ब्याज बन जाएगा 2% हम देखेंगे इसका। तो आप एक चीज़ देखिए, पहले तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि इस पे ब्याज कितना बन रहा है उसको 105x 100 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ से देखेंगे हम तो 135x प्लस 2% पे देख लेते हैं 13,500 का 270। तो आप ये देखिए कि x में तो इतना आ गया 270 रुपये, उसका अलग से ब्याज बन गया। तो 270 इसमें से हम घटा देंगे तो देखिए 0 8 2 और 2, तो ये देखिए जो ये तो इसमें से कैंसिल हो गया, ये घटा दिया हमने इसमें से। अब ब्याज बच गया हमारा इतना 240x। तो देखिए जो 240x है उसकी वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ से हम देखें अगर 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से देखें तो 12 कम 12 12 निम्न 108 और 2 19/2 आ जाएगी 9.5, जो उसका x की वैल्यू 9.5% आ जाएगी। तो इसने पूछा है कि जो पहले इन्वेस्टमेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जो पहले उसने निवेश किया था उस पर ब्याज की दर, तो 9.5% हो जाएगी। दूसरे ही पूछे तो उसमें 2 ऐड कर देना 11.5% हो जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, जो आपके सामने है। इन स्कूल 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। इफ 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड एंड 65% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड द एग्जामिनेशन, देन द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इज। देखिए, एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण मीन्स फेल हो जाते हैं और 65% लड़कियां उत्तीर्ण मीन्स पास हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको हम एवरेज के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। जो एवरेज का चैप्टर है वो बहुत जगह ही मीन्स उसको हम फॉलो कर सकते हैं परसेंटेज के चैप्टर में, या आप बात करें तो प्रॉफिट लॉस वाले में कर सकते हैं, या CISI में भी उसके कंसेप्ट लागू होते हैं, या देखें तो उसका टाइम एंड डिस्टेंस में भी। मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं जो एवरेज पे मीन्स एवरेज से सोल्व हो जाएंगे और छोटे तरीके से हो जाएंगे सोल्व, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये देखिएगा 60% लड़के हैं, बॉयज़ की संख्या 60% है। अगर बॉयज़ हैं वो 60% हैं तो गर्ल्स लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 40, अगर हम 100 मान लेते हैं तो। और दूसरी ओर देखिए कि इसने पूछा क्या हमसे कि ये बताना है कि जो पास हुए हैं उनका परसेंटेज बताना है। तो 20% लड़के तो फेल हुए हैं, तो पास कितने हो गए 80%। और दूसरी ओर इसने बताया कि 65% लड़कियां जो पास हुई हैं। देखिए इसमें एवरेज का कंसेप्ट हम कैसे लगाएंगे, हम ये मान लेते हैं, सभी को एज्यूम यही कर लेते हैं, लड़कियों जो 65% हैं वही मान लेते हैं कि 65% ही पास हुए हैं सभी में। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ भी 65% आता है हमारा, तो यहाँ पे 65 से कितना ज़्यादा है 80, 15 ज़्यादा है। जब 1 का 15 बढ़ रहा है तो 60 का कितना बढ़ जाएगा 15 छिके 90, 900 बढ़ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि 900 जो इंक्रीज हुआ है ये 100 में बढ़कर कितना और एवरेज को इंक्रीज कर देगा।
तो टोटल तो 900 इंक्रीज हुआ है, तो हर एक बच्चे में देखेंगे तो ये 9 का और इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने 65 तो माना था और 9 और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 74%। तो दोस्तों इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से हम देख लेते हैं एक बार। जिस तरह 60 और 40 हम उनकी संख्या मान लेते हैं, इसने बताया कि 20% लड़के फेल हो जाते हैं तो 80% पास हो जाते हैं। अगर हम पास की बात करें तो 48 हो जाएंगे, 80% का मतलब 48 पास हो जाएंगे। और जो लड़कियों का 65% पास हो जाती हैं, 65%। और तो इसका 65% देखें हम तो 2 से 2 और 5 13, 13 दूनी 26, तो ये 26 पास हो जाएंगे। 40 का 65% निकाले तो आप ये देखिए टोटल इनका ऐड सम करें हम तो 74% पास हो रही है। 74 पास हो रहे हैं किस में से, 100 में से। और प्रतिशत की बात करेंगे तो हम 74% ही पास हो जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल भी हम एवरेज के कंसेप्ट से ही सोल्व कर सकते हैं। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चंस, ए कैंडिडेट करेक्टली आंसर्ड 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चंस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस डज द कैंडिडेट नीड टू करेक्टली आंसर टू स्कोर 60% इन द टेस्ट। देखिए दोस्तों 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया और परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसने शेष जो प्रश्न है उनमें कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा, आंसर करना होगा। तो एक चीज़ देखिए, इसमें हमें ये बताया कि 80 जो क्वेश्चन है उसमें से उसने 70% का सही आंसर दिया है, तो बच गए हमारे 60 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने हैं 140। तो इसने बताया कि पूरी परीक्षा है जो 140 है उसमें से उसको 80% लेके आने हैं, 60% अंक लाने हैं। तो जो बच गए 60 क्वेश्चन हैं उसका कितना प्रतिशत उसको सही करना होगा। या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 140 टोटल क्वेश्चन है, उसने बताया कि 60% उसको सही करने हैं, तो 14 छिक्के 84 सही करने हैं। तो उसने यहाँ पे 70% इसके कर दिया ऐसे, तो 56 तो यहाँ इसने सही कर दिए। और बस 84 देखेंगे तो हम कितना कम है, 84 से 28 कम है, तो 60 में से उसको 28 सही करने पड़ेंगे। और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में हमारा आ जाएगा ये 2 थी और 2 से 5 14 140 आ जाएगा, 140/3। अगर हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 46 से 2/3। दूसरी ओर अगर हम इसको देखें दोस्तों एवरेज के अपने कंसेप्ट से, तो एक चीज़ देखिए, उसने बताया कि टोटल का 60% उसको सही करना है, तो 70% तो यहाँ कर दिया उसने, तो ये 10% तो यहाँ पे ज़्यादा कर दिया उसने। जब एक का 10% ज़्यादा है तो 80 का, एक का 10% ज़्यादा है तो 80 का कितना हो जाएगा, 800 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखेंगे ये 800 है, ये किस में डिवाइड होगा, 60 में, जो बच गए हमारे उसमें, तो उसमें ही तो कमी होगी है, उसमें उतने क्वेश्चंस की कमी करनी होगी हमें। तो देखते हैं, तो ये 40/3 की कमी करनी पड़ेगी उसको 60 में से। तो अगर 60 की बात करें यहाँ पे, तो देखिए 60 में से उसको इतना, क्योंकि टोटल तो 60% ही सही करने थे उसको। तो देखिए इसमें से हम देखते हैं तो 180 में से 40 हम घटा देंगे तो 140/3 आ जाएगा, जो 40 से 2/3% हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर से देख लो इसको आप, 80 क्वेश्चन है उसका 70% उसने सही कर दिया है। जो 60 क्वेश्चन है उसका कितना प्रतिशत सही करे कि ओवरऑल जो 140 क्वेश्चन है उनका 60% वो सही कर सकता है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर हम देखें दोनों का 60% करेंगे तो ये देखिए इसने यहाँ पे 70% 10% ज़्यादा सही कर रखे हैं। तो जो इसने यहाँ पे ज़्यादा सही कर रखे हैं वो उसमें से कैंसिल घट जाएंगे जो उसके 60% में से। तो हम देखते हैं इसके 60% में से 10% ज़्यादा कितना हो गया, 10, एक का जब 10% ज़्यादा है तो 80 का कितना हो जाएगा, 800। तो ये 100 में से 60 में बटेगा
तो 60 का कितना कम कर देगा, हर एक का एवरेज। तो हर एक का एवरेज ये 40/3 कम कर देगा, और हर एक का हमने 60 माना था, तो इसमें से देखेंगे हम 60 में से घटा देंगे तो इतना एवरेज उनका रह जाएगा, उनका उतना प्रतिशत रह जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे आने वाली जो सीरीज़ है हमारी, उसमें भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छे सवाल लेके आएंगे, जो कि शॉर्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हम शॉर्ट तरीके से उनको कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको हम और भी अच्छी देंगे आने वाली वीडियोज़ में। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आप नए हैं तो।